स्पिरिचुअल योग्स कौन से होते हैं कुंडली के अंदर? हमें कौन से हाउसेस देखने चाहिए, कौन सी युतिस देखनी चाहिए, कौन सी राशियाँ देखनी चाहिए? जैसे जेमिनी के प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं कि आत्मकारक और पुत्र कारक जब जब इनकी युति होती है तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मगर ऐसे लोग अपने कॉर्पोरेट जॉब्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। वो बृहस्पति जो तृतीय में बैठ के नवम भाव को देखता है, कई बार होता है बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ के, जैसे मीन लग्न की कुंडली है, तृतीय भाव में बैठ के नवम भाव को देखा और नवमेश मंगल की बृहस्पति पे दृष्टि है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं केतु 12वें में बैठ गया मोक्ष मिल गया। सैटर्न और केतु की युति अगर हो गई कहीं पे या 12वें में ही हो गई संन्यास मिल गया, क्या ये भी सच है? द्वादश भाव का शनि जो है वो ग्रेटिफिकेशन है, जो ग्रेटिफिकेशन है विद द अदर जेंडर उसमें कमी ले आएंगे। जो पंचम और पंचमेश है ये मंत्र भी दिखाता है। तो आप देखेंगे अगर बेनिफिक्स इस पर आ रहे हैं या पंचमेश पंचम में आ रहा है, उस पे बृहस्पति की दृष्टि है, गोचर में भी ऐसा आता है, दृष्टि में दशा में भी ऐसा आता है, तो उस समय आपकी मंत्र उपासना उठने लगेगी। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज का ये पॉडकास्ट स्पिरिचुअल सीकर्स और एस्ट्रोलॉजी लवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आज हमने आपकी कुंडली में स्पिरिचुअल योग्स डिस्कस किए हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा केतु 12th में है, मेरा जुपिटर 12th में है, शायद मुझे मोक्ष मिलेगा। ऐसा भी नहीं होता, इतना इजी भी नहीं है मोक्ष का मिलना। और बहुत से लोग ये सोचते हैं सैटर्न केतु अगर कहीं है तो शायद मैं संन्यास लूँगा। आज के पॉडकास्ट में हमने ऐसे मिथ्स को ही ब्रेक किया है। कौन से हाउसेस, कौन से प्लैनेट्स, कौन सी राशियाँ आपको देखना है, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो अध्यात्म है ये आप अपने पूर्व जन्मों से लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो साधना पिछले जन्म में रुकी थी जिसको आपको इस लाइफ में एक्टिवेट करना है। कौन से ऐसे मोमेंट्स होंगे जो कि उस स्पिरिचुअल कर्म को एक्टिवेट करेंगे, आज हमने इसी पर बात की है। बहुत से मिथ्स को भी ब्रेक किया है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको आज के इस पॉडकास्ट में। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं उनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आप बहुत पसंद कर चुके हैं। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स एज वेल, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर मनीषा आहूजा मैम। मैम वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू रंगोली, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलकर। एंड आई थिंक आज जो स्पिरिचुअल सीकर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी के सीकर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट से। क्योंकि मैम कहीं ना हम सब ऐसा सोचते हैं कि शायद स्पिरिचुअलिटी ने मुझे चुना है। जो लोग थोड़े से भी स्पिरिचुअली क्यूरियस होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कहीं अध्यात्म मेरी पूर्व जन्मों की जर्नी तो नहीं है, क्या मैं ये पिछले जन्मों से लेकर आ रहा हूँ? तो आज उन लोगों के लिए पॉडकास्ट है जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में और प्रोग्रेस करना चाहते हैं। मैं उन्हीं के लिए जानना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल योग्स कौन से होते हैं कुंडली के अंदर, हमें कौन से हाउसेस देखने चाहिए, कौन सी युतिस देखनी चाहिए, कौन सी राशियाँ देखनी चाहिए? देखिए, पंचम भाव पूर्व पुण्य का है ना। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने जुपिटर को लोग बहुत ज्यादा ओवररेट करते हैं कि ये बृहस्पति यहाँ बैठा है तो ये व्यक्ति ऐसा होगा। अग्री। तो इतना ज्यादा बृहस्पति को आप ओवररेट नहीं करें। बृहस्पति ऑफ कोर्स अपना गंगा जल है, बृहस्पति बिल्कुल अपना फल देंगे, मगर ये मानना कि बृहस्पति हमेशा आपको बस नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल बना देंगे, ऐसा नहीं होता। जब जब नवम भाव को देखते हैं बिल्कुल ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जानिए कि बृहस्पति द्वादश में बहुत ही अच्छे माने गए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। द्वादश में बैठ के बृहस्पति चतुर्थ को पंचम दृष्टि से देखते हैं, चतुर्थ भाव को। अष्टम भाव को यही बृहस्पति नवम दृष्टि से देखते हैं और खुद जो कि ऑकल्ट साइंसेस का, रिसर्च का, सतह के नीचे तलातल, रसातल है ना, ये भाव को बृहस्पति द्वादश भाव से देखते हैं। अब आप इसे देखिए कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो त्रिकोण है 4 8 12, ये मोक्ष त्रिकोण है। अगर बृहस्पति द्वादश में बैठ जाए तो मोक्ष त्रिकोण पूरा कवर हो जाता है ना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर आदमी जिसके द्वादश भाव में बृहस्पति बैठे हैं उसका मोक्ष हो रहा है, ऐसा
बिल्कुल ये गलती मत करें समझने की। और बहुत से लोग ये सोचते हैं अब। है इंटरेस्टिंग। ना, हमें बहुत सी और चीजें देखनी पड़ती हैं। जैसे जेमिनी के प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं कि आत्मकारक और पुत्र कारक जब जब इनकी युति होती है तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। Okay. मगर ऐसे लोग अपने कॉर्पोरेट जॉब्स में भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों की संतति बहुत अच्छी पैदा होती है, ऐसे लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, मगर ये एक अपने आप में एक ये एक ऐसी युति है जो स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन दिखाती है। ठीक जी। पर मैंने यहाँ पर ये पहले कहा कि आप हर बार बृहस्पति द्वादश भाव में गया है, आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल में बहुत इंजॉय भी करते हैं। आजकल तो आप देख रहे हो भजन रेव पार्टीज होती है, मतलब भजन रेव है ये। ओह गॉड। सो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड थिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग बहुत ज़्यादा तीर्थ जाएंगे, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। yes. है ना। अब आप कई बार देखेंगे कि बृहस्पति नवमेश होके, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है, बृहस्पति नवमेश होके द्वादश भाव में नेटल चार्ट में बैठा है। है ना। तो आप जानते हैं कि नवमेश जो है, नवमेश और द्वादश का क्या लिंक है। नवमेश गुरु है और गुरु का जो चतुर्थ भाव यानी कि गुरु का जो आश्रम है वो द्वादश भाव है। ऐसे लोग बहुत से आश्रमों में जाते हैं, बहुत से गुरुओं से मिलते हैं, मगर आप माने कि ये मोक्षी हो जाएगा, ऐसा इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। ओके। मगर जुपिटर इज रेवर्ड इन द 12th हाउस, क्योंकि मैंने आपको बताया पूरा मोक्ष त्रिकोण कवर हो जाता है। तो जहाँ है वहाँ आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत साधु संतों से मिलेंगे, बहुत से आश्रमों में जाएंगे, बहुत कुछ होगा, मगर हर बार इसको बाकी चीज़ों को देखे बिना सिर्फ इस एक पॉइंट पे कह देना कि ये मोक्ष हो जाएगा, कि जुपिटर 12th में मिल गया तो मोक्ष पक्का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसमें आपको चंद्रमा की स्थिति बड़े अच्छे से समझनी पड़ेगी। चंद्रमा की स्थिति कैसी है? देखिए, चंद्रमा जब तक विरक्ति नहीं देगा आपको, तो आप पहली बात तो बाह्य दुनिया में इतने रम जाएंगे कि आपको अंतर्मुखी हो ही नहीं पाएंगे। वो जो अंतःकरण का जो कहानी है, वो अनहद की कहानी आपको सुनाई नहीं देगी। आप बाह्य सांसारिक जो विडंबनाएं हैं, विडंबना ही बोलूंगी मैं, yes. उसमें आप इतना रम जाएंगे कि आप छूट ही नहीं पाएंगे। है? तो चंद्रमा को समझना जरूरी है। चंद्रमा मन है आपका, कहाँ जा रहा है ये मन, इसको जानना जरूरी है। आप जानते हैं जब हम आध्यात्मिक उसमें दृष्टिकोण में देखते हैं तो हम कहते हैं माइंड इज एक्चुअली नथिंग। आप ये देखें कि जहाँ से आपकी ब्रेथ उठ रही है, जहाँ से आपकी ब्रेथ उठ रही है, मन के उठने का मन भी वहीं से उठ रहा है। जो पॉइंट आपको ब्रेथ का जो सोर्स है वही मन का सोर्स है। इसलिए क्रिया योग में आप देखते हैं कि आपने अपनी श्वास को अगर नियंत्रित करा, है ना, तो आपका मन नियंत्रित हो जाता है। तो बहुत से लोग आप देखेंगे कहते हैं हमारा डिप्रेशन है या थोड़ा सा मेंटल ट्रबल्स हैं, तो श्वास को आप, मन को तो आप नहीं बांध सकते हैं, पर श्वास को आप नियंत्रित करेंगे, श्वास की माला पे आप उस ईश्वर का नाम लेने लगेंगे। श्वास प्रश्वास, इस माला पे आप उस ईश्वर का नाम लेने लगेंगे तो आप देखेंगे मन भी नियंत्रित होने लगेगा। है ना। अब चंचल मन है, अब चंद्रमा उच्च के होते हैं। ऐसे व्यक्ति आप कहीं जुपिटर बैठे हैं द्वादश में, चंद्रमा बैठे हैं उच्च के और अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं, ऐसा व्यक्ति तो अभी उसको भोग लेना है, भोग लेगा। बहुत अच्छा खान पान है, बहुत अच्छा लिव अ गुड, ही और शी विल लिव अ गुड लाइफ। इसमें वीनस को भी देखना पड़ेगा, वीनस को भी देखना पड़ेगा। अब ये बड़ा आसान है कह देना कि बेनिफिक्स ऐसे करेंगे, मगर एक बात आप जानिए, मैं तो बहुत मेरी समझ लीजिए बहुत ही जर्नी रही है तीर्थ स्थानों की, वहाँ की उपासना आराधना की, और ऐसे ऊंचे जो संत हैं उनसे मिलना रहा, बहुत कुछ सीखना भी रहा। ऐसा बहुत 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 सालों से ये चलता आया। तो आप ये जाने, उनमें से सबसे मैंने यही समझा, और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, कि जब तक आपका मन नहीं टूटता ना,
तब तक आप आध्यात्मिक नहीं हो पाते हैं। ये अगर आपका एम्बिशन बन गया, जैसे कई लोगों का एम्बिशन है आजकल, तो ये वो है, क्या कहते हैं उसे, दिस इज समथिंग पीपल वांट टू बी, spiritual it's almost like a spiritual ambition that this is what I should be and this is what is going to make me arrived. अब तो मैं arrived हो गया हूँ, मैं ऐसा हूँ। मगर जब तक मन टूटता नहीं है ना, या मन में ऐसा गंभीर्य नहीं आता, तब तक मन का उच्चटना जरूरी है। जब तक मन टूटता नहीं है ना बाहरी जिंदगी से, वो संसार को जल्दी मन छोड़ता नहीं है। संसार ऐसी चीज है, ऐसी माया है, छोड़ती नहीं है आपको। मन के टूटने से क्या मतलब है आपका? अब मैं यहाँ पर, ये मैं खुद नहीं कह रही, मगर ये अक्सर ये आप देखेंगे योगिनी साध्वियाँ, मतलब जो बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब साध्वी या सब योगी ऐसे हैं, मगर जो बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो कहते हैं कि जब तक या तो बचपन में माँ से आप विमुख ना हो, जैसे कि आपकी सौतेली माँ है, आपकी माँ ने ही आपका जो मोह है, या जो वो एक कच्चा धागा है ना, वो जो मोह का, जब तक उसे, अगर आपकी माँ ही आपके साथ आपसे विमुख हो जाए या आपके साथ शत्रुता निभा दे, तो आपको तो फिर संसार में आप क्या रमेंगे? आप तो पहला सीढ़ी आपको तोड़ा गया है। कई बार ऐसे बच्चे, इसका ये मतलब नहीं सभी ऐसे बच्चे, कई बार ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स जल्दी चले जाते हैं या उनको एक का कष्ट होता है, वो ऐसे हो जाते हैं। पर सारे ऐसे बच्चे आप सोचे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, नॉट पॉसिबल। बहुत से तो बहुत भटक भी जाते हैं, बहुत भटक, समझ नहीं आता। अब मगर पड़ताड़ना जो है ना, वो अब पड़ताड़ना बहुतों की होती है, मगर सारे स्पिरिचुअल नहीं होते है ना। बहुत लोगों की बहुत पड़ताड़ना है, वो फिर वापस उसी में चले जाते हैं, माया जाल में। अब माँ से विमुख होना, वो कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड का कट टूटना, आपको माया से मूलाधार चक्र से उठा देता है। विश्वासघात होना, आपने किसी पे गहरा, आपको किसी से गहरा प्रेम हो, वो आपके साथ विश्वासघात करे। आपका कोई बहुत अच्छा मित्र, घनिष्ठ मित्रता जैसे कि बचपन की, और वो आपकी पीठ में छुरा घोंप दे या ये जो पीड़ा है या ये जो पड़ताड़ना है, मगर ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, उनको धोखा मिलता है, वो कहीं और चले आते हैं, तू नहीं और से ही हो जाता है आजकल। तो मगर जिनका चंद्रमा आप देखेंगे नीच का है, जैसे कि मैंने एक कॉम्बिनेशन आपके साथ अपने पिछले पॉडकास्ट में भी शेयर किया, मंगल की राशि का चंद्रमा शनि से युक्त है या शनि से दृष्ट है, ये एक संन्यास योग है। मंगल की राशि का चंद्रमा शनि से दृष्ट है या शनि से युति में है, ये एक प्रकार का संन्यास योग है। ये D1 में भी हो सकता है और D9 में भी हो सकता है। ये विरक्ति देता है। अब ये कॉम्बिनेशन पंचम भाव में आ रहा है, तो फिर तो विरक्ति आप जान ही लीजिए, क्योंकि विचार धारा ही उस तरफ मुड़ जाएगी। शनि अकेला भी पंचम में बैठा, और शनि कर्क राशि में स्थित है, पंचम भाव में बैठा है। आप देखिए विचार कैसे हैं, विचार उदासीन होंगे, गंभीर के होंगे। आप सब लोग वही चीज देखेंगे, आप वो देखेंगे, आपको अंदर एक उदासीन, हाँ, एक आपको एक विरक्ति महसूस होगी। सब लोग वही दृश्य देख रहे हैं, मगर वो एक दृश्य आपको हिला देगा। मगर ये भी जानिए कि ये पूर्व पुण्य या जो पूर्व जन्मों की साधनाएं होती हैं, ये एक, जैसे कहते हैं ना, माचिस की तीली से इग्नाइट हो जाती हैं। वाओ, एक माचिस की तीली से इग्नाइट हो जाती हैं। कई लोग वही चीज एक पूरी डेकेड करते रहते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल। और कोई बस थोड़ा सा सुर लगाता है। वो कहते हैं गुरु नानक को ईश्वर मिले सच्चा सुर लगाने पर। तो बिल्कुल आई एग्री कि थोड़ा सा कहीं से हर्ट मिल जाए तो एक वो कुछ ट्रिगर और एक्टिवेट हो जाता है। अब ये कोई पुराना है, वो मिट्टी पहले ही तैयार है, बस उसको हल्का सा ट्रिगर मिलता है, और वो पहले ही बहुत सी साधनाएं आपकी पूर्व कर्म की हैं जो अब फलीभूत हो रही हैं, है ना। गीता में भी आप जानेंगे कि ईश्वर ये कहते हैं कि जो चित्त की स्थिति है, आप उसी चित्त की स्थिति पर
दोबारा जब जन्म लेंगे तो उसी चित्त की स्थिति पे आएंगे। अब आपने मान लीजिए इस बार पीएचडी करी है, अब आप अगली बार पैदा होंगे तो पीएचडी आपके साथ नहीं आएगी, मगर इस बार जो आपकी साधनाएं हैं उसके कारण जो चित्त की स्थिति है, आप उसी चित्त की स्थिति पर पैदा होंगे। वो नॉलेज, वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाँ, वो जो एक वो चित्त की जो चैतन्य की स्थिति है, वो चैतन्य की स्थिति आपको पालेगी। चाहे कुछ समय के लिए कई बार उस पर थोड़ा पर्दा भी गिरा रहता है, मगर दशा आती है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस अपना पकड़ लेते हैं और आपको बिल्कुल अगले ऑर्बिट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, अगले ऑर्बिट में चले जाते हैं आप। यस, जैसे हम कुछ बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो इतनी बूढ़ों जैसी वाइज बातें करते हैं, एंड वी कीप ओल्ड सोल्स, यस, ओल्ड सोल्स बट गुड सोल्स। बट रिमेम्बर कि उसका नाम भी आप तभी ले सकते हैं जब वो चाहे। लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं आई एम एन एथिस्ट, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उन दोज फूल्स नीड टू बी टोल्ड कि आप उसका नाम भी तभी ले सकते हैं जब वो अपनी आप पर कृपा करेगा, जब डिवाइन ग्रेस बेस्टो होती है तब आप उसका नाम ले सकते हैं, वरना आपको बाकी सारी चीज़ों में सुपरस्टिशन दिखता है, आडंबर दिखता है, हर चीज़ आपको खराब दिखती है। ये भी आप ज़रूर जानिए, ठीक। अब जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि बृहस्पति अनटेंटेड होना चाहिए। अनटेंटेड का मतलब ब्लेमिशलेस, बिल्कुल किसी भी ऐसे प्लैनेट के साथ नहीं, ऐसे शनि या मंगल या ऐसे राहु के साथ नहीं जो ब्लेमिश कॉज कर रहे हैं। केतु को इस मामले में आध्यात्मिक जो विश्व है इसमें केतु को मैलेफिक नहीं माना गया है। तो अगर केतु ने बृहस्पति के साथ युति बनाई तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से आपको ऊंचा ही लेकर जाएगी। केतु इज नॉट अ मैलेफिक। आध्यात्मिक विश्व की ये एक जो कॉम्बिनेशन है जुपिटर केतु का, ये आपको आगे प्रोपेल करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ाता है, क्योंकि अमृत तो है ही ना केतु के अंदर। बिल्कुल। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन आपको कार्तिकेय की वर्शिप भी कराता है, शिव के ज्येष्ठ पुत्र का वर्शिप कराता है। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन, और जबकि कार्तिकेय को हम बिल्कुल मंगल के लिए देखते हैं। साउथ में तो मंगल के लिए कार्तिकेय, जैसे हम यहाँ पर शिव के छोटे पुत्र गणेश को नॉर्थ में वर्शिप करते हैं, वैसे साउथ में ज्येष्ठ पुत्र को, है ना, वर्शिप करते हैं। मगर वो कमांडर ऑफ द देवता, उनकी आर्मी के, देवताओं की आर्मी के कमांडर हैं, और हम कहते हैं कि वो मंगल के माने स्वयं ही मंगल हैं। सुब्रमण्यम, मुरुगन, ये और नाम है उनके, कार्तिकेय के। तो जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन कार्तिकेय का वर्शिप भी देता है। जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन है। जैसा मैंने कहा, केतु को आध्यात्मिक दृष्टि से मैलेफिक प्लैनेट नहीं देखते, इसे शुभ ग्रह ही माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। ये इसलिए केतु बृहस्पति के साथ मिलता है, ये चिंगारी का काम करेगा। अब कई बार लोग कहते हैं यहाँ पर ये जुपिटर केतु बैठा है, सब जुपिटर केतु वाले मोक्ष तो नहीं प्राप्त करने वाले, और चाह भी नहीं होती है ना। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है। कई बार तो ऐसी चीजें होती हैं कि मैं देखती हूँ, जबकि एक क्लासिकल फॉर्मेट है जो कहता है कि सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस अच्छा होना चाहिए आध्यात्मिक ऊर्जा उन्नति के लिए। सेकंड हाउस खराब है, आपका बिल्कुल कुटुंब से अलगाव हो गया, मगर इसे क्लासिक्स कहेंगे ये तो मिथ्याभाषी है, मिथ्या बोलता है ये तो, क्योंकि सेकंड हाउस में ऐसे ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं। मगर आपको लॉर्डशिप देखनी चाहिए, उसको कौन से भाव देख रहे हैं। अब मंगल देख रहा है सेकंड हाउस को, मगर मंगल नवमेश है, तो वाणी बिल्कुल ऐसे कमांडर की दे देगा, ऊंची तीव्र उग्र वाणी दे देगा, मगर नवमेश है, द्वितीय भाव के केतु को देख रहा है मान लीजिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति रूटीन में नहीं आ पाएगा। दूसरा भाव जो है ना, ये रूटीन का भाव है। जैसे कि कोई है जो हर रोज सुबह 6 बजे उठता है, अब जब मैलेफिक्स दूसरे भाव में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति हर रोज उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएगा, रूटीन चेंज कर देगा। किस दिन 5 बजे उठेगा, कभी लेट उठेगा। मगर जो ऊंची आध्यात्मिक ऊर्जा है वो ये नहीं कहती है कि आप रूटीन में नहीं आए, आप कर्मकांडी पंडित नहीं हुए तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो भगवान उनके लिए सहज होते जिनको संस्कृत बोलनी आती है। उनको तो भगवान ना मिलते जिनको संस्कृत नहीं बोलनी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। भाव सर्वोपरि है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुटुंब से अलगाव हो गया,
दूसरे भाव में कुटुंब है, आपको बिल्कुल ही ऐसा आपका अम्बिलिकल कॉर्ड टूटा कि आप हाँ रमता जोगी हो गए, विचरण करने लगे, कभी यहाँ कभी वहां विचरण करने लगे। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने आपको एक पॉइंट बताया शुरू में, बृहस्पति का मोक्ष त्रिकोण को देखना है। अब काम त्रिकोण को समझिए, 3, 7 और 11 भाव काम त्रिकोण के हैं, करेक्ट जी। इनमें भी बृहस्पति का आना बुरा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति गंगा जल है, काम त्रिकोण में आके कंट्रोल दिखा देगा आपको। व्यभिचार नहीं करेंगे आप। 3, 7, 11 का बृहस्पति ठीक है ना, मगर द्वादश का तो बहुत ही अच्छा माना गया है। वो बृहस्पति जो तृतीय में बैठ के नवम भाव को देखता है, कई बार होता है बृहस्पति तीसरे भाव में बैठ के, जैसे मीन लग्न की कुंडली है, तृतीय भाव में बैठ के नवम भाव को देखा, और नवमेश मंगल की बृहस्पति पे दृष्टि है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा। बृहस्पति ने नवम भाव को देखा और नवमेश ने बृहस्पति को देखा, बहुत ही ऊंचा योग है ये कॉम्बिनेशन। जो लोग अपनी कुंडली में देखेंगे वो देखेंगे बहुत धर्म कर्म करेंगे ऐसे लोग। वाओ, आप लोग मैच कीजिए और मुझे बहुत साधना करेंगे। बृहस्पति का नवम भाव को देखना और नवमेश का इस बृहस्पति को देखना, या नवमेश का अपने ही भाव को देखना, यानी कि नवम भाव को देखना, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि D1 अपैरेंट है और नवांश रियल है, तो इन कॉम्बिनेशंस को हम नवांश में भी देखते हैं कि कैसे आ रहे हैं, ये क्या रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि जो रियलिटी है वहाँ चंद्रमा कैसा है, वहाँ चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्या वो उतनी ही पीड़ा पा रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब तक कटेगा नहीं संसार से तब तक अंतर्मुखी नहीं होगा। डीप जो डिस्टेंसिंग है ऑफ संसार या माया जाल से निकलने के लिए चंद्रमा पे पीड़ा पाना, चंद्रमा का पीड़ित होना थोड़ा जरूरी माना गया, मगर इसका ये मतलब नहीं है सारे चंद्रमा जो पीड़ित हैं वो सन्यासी हो गए, क्योंकि पीड़ित चंद्रमा आपको मेंटल हेल्थ का पेशेंट भी बनाते हैं और क्रिमिनल भी बनाते हैं, परवर्जन भी देते हैं। ओके, परवर्जन को समझने के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। चंद्रमा को आपने देख लिया, अब शुक्र को देखिए। यस, शुक्र नीचस्थ है, व्यभिचारी बनाता है आपको। इसका ये मतलब नहीं हर बार शुक्र नीचस्थ हो तो व्यभिचारी बनाता है। आप देखेंगे जब जब शुक्र नीचस्थ है, और इस बात को ध्यान से सुनिए, जब भी कोई प्लैनेट नीचस्थ है मगर वो वर्गोत्तम हो गया, यानी कि नवांश में उसी भाव में जाके उसी राशि में जाके बैठ गया, जिसमें जैसे कि एरीज में D1 में बैठा है और D9 में भी जाके एरीज में बैठ गया, शनि जैसे कि, तो शनि फिर उतना कमजोर नहीं रहता जब वो वर्गोत्तम हो जाता है। अब शुक्र नीचस्थ है। नीचस्थ शुक्र आप देखिए कि किडनी की प्रॉब्लम देता है आपको, क्योंकि सीविंग जो है ना, फिल्ट्रेशन का काम शुक्र का है। जैसे ही शुक्र नीचस्थ होता है किडनी की प्रॉब्लम देता है, ऐसे लोगों में क्रेटिनिन बड़ा होता है। मगर जैसे ही शुक्र नवांश में जाके वर्गों में चला गया, यानी कि यहाँ भी वर्गों में था, कन्या में था, वहां भी कन्या में चला गया, तो आप देखेंगे किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्गोत्तम शुक्र वो प्रॉब्लम नहीं देगा। प्लैनेट नीचस्थ है, वर्गोत्तम हो गया, स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें। तो अगर एक जगह नीचस्थ है शुक्र मगर आगे वर्गोत्तम हो गया, तो फिर ये व्यभिचार का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये बताने की बात कर रही हूं मैं। और हर बार आप ये नहीं कह सकते। अब सप्तमेश जब एकादश भाव में जाता है, अब ये काम त्रिकोण की बात हो रही है, मैं वापस आ रही हूँ उसी पॉइंट पे। ठीक है, सप्तमेश एकादश भाव में गया, 7th लॉर्ड एंड 11th हाउस, तो ये सप्तम के प्रभावों को उठाता है, कई बार मोर देन 1 मोर देन 2, थोड़ी मल्टीप्लिसिटी दिखाता है रिलेशनशिप्स की। कई बार यही कॉम्बिनेशन नवांश में रिपीट करता है, चाहे अच्छा प्लैनेट हो, चाहे जुपिटर सैटर्न। सप्तम भाव बेनिफिक है तो आपको पता है मोर देन 1 है, 100%। मैलेफिक फिर इसमें थोड़ी कमी करेगा। सप्तम भाव, सप्तमेश एकादश भाव में तो आपको पता है मल्टीप्लिसिटी आ रही है। मैं ये नहीं कहती आजकल अब लोग शादी ही 35 साल 40 साल में कर रहे हैं, तो फिर इसलिए अब थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा ठीक से। वो मल्टीप्लिसिटी पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अब ठीक है, देखिए मैं बहुत ज्यादा इसमें मॉरल पुलिसिंग नहीं करती, मगर ये कहती हूँ कि एनर्जी विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर सोर्स टू द लोअर सोर्स, इसलिए ये कैजुअल नहीं हो सकता। अब आप कैजुअली डेट कर रहे हैं किसी को, बट यू कांट क्रॉस द फुल थ्रेशोल्ड। अगर आपने क्रॉस करा, फुली थ्रेशोल्ड ही आपने क्रॉस कर दिया, यूनियन की स्टेट आ गई, तो हम इसे ज्योतिष में हमारे लिए विवाह संस्कार है।
ओके। ये विवाह संस्कार हो गया। आप कहें कि मैं तो कैजुअली डेट कर रहा था, एक स्त्री का मैं तो कैजुअली डेट कर रही थी, ठीक है, जिसको करना है वो करे, मगर जैसे ये फुल थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, ये यूनियन हो गया, हमारे लिए विवाह संस्कार हो गया। तो आपका जो एंसेस्ट्रल, जो आपके डीएनए में, आपके माता पिता का, आपका जो संस्कार है, जो पूजा पाठ है, जो पूजा पद्धति है, आप हर रोज जाप करते हैं, अब आपने जिसके साथ भी यूनियन किया वो एनर्जी वहां ट्रांसफर कर जाएगी। जो ऊंचा होगा, वो जिसकी शक्ति ऊंची होगी, वो ट्रांसफरेंस में चली जाएगी ये शक्ति। वाओ। अब इसलिए आपको कैजुअल डेट करना आप करिए, मैं मना नहीं करती, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अब कोई कहेगा कि आप 40 साल में शादी करें, आप 35 साल में करें, आई माइट, ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं दुनियावी बातों के बीच में नहीं आती, बट ये ध्यान रखिए कि कैजुअल जो डेटिंग है या जो कैजुअल रिलेशनशिप है, वो शक्ति का तो देखो ट्रांसफर होगा, शक्ति तो ऐसे करने से भी ट्रांसफर होती है, ऐसे ऐसे, इवन विद हैंडशेक, ऐसे किया आपने, हैंडशेक किया, इससे अच्छा आप नमस्ते करें, हैंडशेक से ट्रांसफर होती है, कोई भी फिजिकल इंटीमेसी से ट्रांसफर होती है, और पूर्ण यूनियन में तो ट्रांसफर हो जाती है। फिर आप कई बार देखेंगे लेडीज गो थ्रू अ वेरी मेंटली डिप्रेसिव स्टेट आफ्टर सच यूनियंस व्हेन दे आर रिजेक्टेड बाय द मेन। ये थोड़ा डाइग्रेस हो गया, मैं यहाँ पर आपको शुक्र का पॉइंट बताने लगी थी। शुक्र को समझना भी इस काम त्रिकोण को समझने के लिए बड़ा जरूरी है। शुक्र जब ब्रह्मचर्य की राशि में आता है तो कंट्रोल तेज होता है, आप रोक लेंगे अपने आप को, और आप व्यभिचार तो मतलब ही नहीं है। अब जैसे पाइसेस में नहीं, वो वाटरी साइन है। ब्रह्मचर्य की राशि कौन सी? सिंह। धनु। सिंह ब्रह्मचर्य की राशि, पूर्ण ब्रह्मचर्य की राशि मानी गई है। जब बृहस्पति सिंह में गोचर करते हैं तो सिंहस्थ कुंभ लगता है। सिंह बड़ी ऊंची राशि है, आप जानिए, रॉयल एंड रीगल, रॉयल, इट्स अ रॉयल राशि। सिंह बड़ी ऊंची राशि है। बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का अग्नि के तत्व ब्रह्मचर्य की राशि सिंह में गोचर जब जब होता है तो सिंहस्थ कुंभ लगता है शिप्रा पे और नासिक में, यानी कि उज्जैन में और नासिक में, त्र्यंबकेश्वर और महाकाल पे सिंह के बृहस्पति में सिंहस्थ कुंभ लगता है। और सिंहस्थ कुंभ आप देखिए, अब अगले क्वार्टर अक्टूबर नवंबर 2026 के बाद बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर थोड़ा सा वक्री होके घूमेंगे, मगर वहां से सिंह राशि में प्रवेश है। तो शुक्र का ब्रह्मचर्य की राशि में होना, वैसे तो फायर साइन में होना ब्रह्मचर्य का पालन दिखाता है, जैसे कि मेष, धनु और सिंह, ये तीनों फायर साइंस हैं, ठीक है। तो शुक्र एक फ्लूइड है ना, तो यहाँ पर वो अगर तो बिल्कुल ही सूर्य के पास है, कंबस्ट हो जाता है, तो फिर थोड़ी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम देखता है। मगर यहाँ पर हम सन्यासियों की और ये बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, तो उसमें ये समझना पड़ेगा कि शुक्र जब फियरी साइंस में आता है, फायर साइंस में आता है, तो आपका कंट्रोल बढ़ जाता है अपने ऊपर। और शुक्र जब फायरी साइंस में अगर सूर्य के साथ युति बना ले, फायर साइन में युति बना ले, यानी कि मेष, धनु और सिंह में युति बना ले सूर्य के साथ, तो फिर आप दृढ़ हो जाते हैं अपने निश्चय पे, इस निश्चय पे दृढ़ हो जाते हैं। तो शुक्र को समझना पड़ेगा। शुक्र फायर साइन का कंट्रोल दे देता है, और शुक्र के साथ सूर्य की युति हो जाए तो कंट्रोल बढ़ा देता है। और शुक्र के साथ सूर्य की युति सिंह राशि में हो जाए तो फिर तो ब्रह्मचर्य का कारक ही हो गया। ब्रह्मचर्य की राशि में सूर्य के साथ, जो कि बिल्कुल स्कॉर्चिंग हीट है, उसके साथ ये फ्लूइड प्लैनेट आ गया। अब यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहूंगी कि स्पिरिचुअल प्रोमिसेस को समझने के लिए विमशांश को समझना बड़ा जरूरी है। ओके। अगर हमने विमशांश को नहीं समझा तो फिर हम स्पिरिचुअल प्रॉमिस को नहीं समझे। तो आपने त्रिमशांश भी देखना है, पर त्रिमशांश थोड़ा सा सेकंड्स अगर गलत हुए चार्ट के तो त्रिमशांश बदल जाएगा, है ना। आपको त्रिमशांश भी देखना है, आपको विमशांश देखना है, नवांश देखना है, और D1 चार्ट देखना है। ये हम डिविजनल चार्ट्स की बात कर रहे हैं। षोडश वर्ग में ये चार्ट्स इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने के लिए। दूसरी बात, मरकरी को देखना बड़ा जरूरी है। मरकरी को स्पिरिचुअल, मरकरी को देखना बहुत जरूरी है। बृहस्पति, मरकरी, केतु, यानी कि यहाँ तक कि शनि को भी देखना जरूरी है। अगर मैं 4 प्लैनेट्स बोलूं तो मैं कहूँगी इन 4 प्लैनेट्स को देखना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये 4 प्लैनेट्स को समझना बहुत जरूरी है, कैसे आ रहे हैं। मरकरी कैसे मैम? मरकरी आप समझ लीजिए आपका सूक्ष्म नर्वस सिस्टम है,
है ना। तो ये किस तरीके से इसमें ऊर्जा उठती है, बैठती है, आपको समझना पड़ेगा। बृहस्पति मरकरी को आप ज्योतिष के लिए भी देख सकते हैं। हाँ, बड़ा ही सूक्ष्म कॉम्बिनेशन है विजडम का और इंटेलेक्ट का। विजडम बृहस्पति, इंटेलेक्ट बुध, है ना, ये आप जानते हैं। और इसलिए हम कहते हैं बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। और जो भी ज्योतिष करते हैं या जो इस रास्ते के लोग हैं, वो सूर्य की उपासना हम हमेशा उन्हें बताते हैं। सूर्य ब्रह्मचर्य का कारक भी तो है ना। और हनुमान चालीसा करने से, जो कि हनुमान जी के तो स्वयं ही गुरु सूर्य है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य उपासना बड़ी इंपॉर्टेंट उपासना है। जो लोग सूर्य उपासना करते हैं उनको माइक्रोवेव इंडक्शन प्लेट के खाने नहीं खाने हैं। वो वज्र तत्व है। वज्र तत्व आपने अंदर किया तो नर्वस सिस्टम अलग से काम करेगा। आजकल तो सब लोग आरओ का पानी पीते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहले ही आपको पानी में मेमोरी है। और आप जानते हैं, मैं बताती हूँ आपको, बहुत जब हम छोटे होते थे तो ऐसे लोग हैं जो पानी पे मंत्र देते थे। बच्चा बीमार है और वो ऐसे ढक के लाना होता था, और वो बच्चे को पानी पिला देते थे और तबीयत में सुधार आता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेडिसिनल ना उसको ऑफ कोर्स जरूर कीजिए, बट आई एम जस्ट सेइंग पानी पे मंत्र का प्रभाव आ जाता है। क्योंकि पानी की मेमोरी है, होल्ड कर लेता है बहुत जल्दी। बिल्कुल, आपने गाली गलोच किया और पानी पी रहे हैं, पानी ने वो वाइब्रेशन पकड़ ली। ऐसा कहते हैं ना मैम, कोई गॉसिप कर रहा हो, फिर पानी रखा हो, पानी पी लिया, सो यू आर टेकिंग नेगेटिविटी। इसलिए पानी का जरूर इन बातों का ध्यान रखना है। आप पानी के स्रोत के पास गंदे बर्तन भी रख देंगे ना, तो वो पानी को सूक्ष्म जो तरंगे हैं इफेक्ट करेंगी। पानी के स्रोत को भी हम तिलक लगा के, जैसे पुराने उसमें घड़े में रखते हैं या उसमें, तो तिलक लगा के फूल रख के रखते हैं। वो पानी पूजनीय है। जल नहीं तो जीवन नहीं। और अब लोग सोचते हैं कि मतलब अब तो ऐसे नलका चलाया तो मतलब जैसे ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि पानी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जितना पानी वेस्ट करेंगे आगे चंद्रमा वीक होगा। हाँ, चंद्रमा वीक होगा, लक्ष्मी जी ऐसे ही बह जाएंगी। और एक दिन ये जो आपका कर्म है पानी को, वरुण देवता को वेस्ट करने का, आपकी कोई ग्लैंड भी एक दिन कहेगी मैं कुछ वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो बाहर करेंगे वो अंदर होगा, है ना। तो ये भी सूक्ष्म कर्म है। इसलिए किसी भी तत्व का निरादर नहीं करना चाहिए। सो फैसिनेटिंग। किसी भी तत्व का निरादर। अब हम वापस आते हैं अपनी ही बात पे कि मैंने कहा शुक्र को हम ऐसे समझेंगे। शुक्र सूर्य के साथ जब होता है कंट्रोल में आता है, मगर फियरी राशियों में, फायर साइंस में फिर तो वो स्थिति जरा थोड़ी बेहतर। ये एक पॉइंट है यहाँ पर। अब हमेशा से पंचम नवम भाव को देखना, पंचम नवम लॉर्डशिप्स को देखना, दूसरे की लॉर्डशिप को देखना, ये इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को समझने के लिए, है ना। अब किन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है कि लग्नेश और दशमेश की युति बन जाती है। ऐसे लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बना देते हैं। और अगर इसमें नवम और नवमेश का कंट्रीब्यूशन आ जाता है तो ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस को बिल्डअप कर देते हैं, या वो जो इस प्रकार की ट्रांसेंडेंटल विद्याओं की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्ड हो जाती हैं। अब कई लोग एक प्रकार की, जिसे कहते हैं कि दोबारा जीवन देते हैं ऐसी विद्याओं को, है ना। तो उनके कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे, है ना। अब ये कह देना कि ये मेरा आखिरी जन्म है क्योंकि मेरा बृहस्पति केतु, ये इतना आसान नहीं है। ये बातें तो ऊंचे योगियों की बातें जो बता देते हैं देखकर कि ये अब आखिरी नहीं है, अभी एक और है। ये बहुत ऊंचे लोगों की बातें। ये आप कहें कि बस एक आपने D1 देखा और आपने बता दिया, ये तो इसमें फिर आप द्वादशांश भी देखेंगे, त्रेशकोण भी देखेंगे, मगर विमशांश बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया। उसको समझना, वहां पर ये स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। मैम, जैसा आपने केतु की बात की, लास्ट पॉइंट आज के इस पॉडकास्ट के लिए, बहुत से लोग ये भी कहते हैं केतु 12वें में बैठ गया, मोक्ष मिल गया। सैटर्न और केतु की युति अगर हो गई कहीं पे, या 12वें में ही हो गई, संन्यास मिल गया, क्या ये भी सच है? नहीं, देखिए, सैटर्न केतु एक बात है। सैटर्न केतु समझ लीजिए, वो कहते हैं ना, इट्स द टेल ऑफ द स्कॉर्पियन, है ना। तो डंक मारेगा, डंक बिल्कुल मारेगा। इसलिए द्वादश भाव में जब ऐसे शनि आते हैं, द्वादश भाव का शनि जो है वो, इसे मैं कहूंगी कि जो ग्रेटिफिकेशन है, जो ग्रेटिफिकेशन है विद द अदर जेंडर, उसमें कमी ले आएंगे।
ओके, है ना. इट इज योर बेडरूम. द्वादश भाव इज ऑल्सो द बेडरूम. यहाँ पर जब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़े, यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़े, यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़े, या बैठे हो वहां पर, तो कमी आ जाएगी इस भाव में. ये एक बात है. मगर कई बार सन्यासियों के कॉम्बिनेशंस भी ऐसे आते हैं, मगर कई बार गृहस्थ लोगों के ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं तो आपको पता है डिवोर्स हो रहा है. इसलिए सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को समझ के कि शनि केतु द्वादश भाव में बैठ के आप नहीं कह सकते. मैंने कहा इसमें और भी 2 कॉम्बिनेशन है. उस भाव के सुख में कमी आ जाएगी. वाह, बहुत सुंदर. आई एम श्योर मैम आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों के मन में जो अपने चार्ट को लेकर स्पिरिचुअल कंफ्यूजन था कि ये कर्म मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ये जो स्पिरिचुअल कर्मा है, जो मेरी इंटेंस साधना करने की इच्छा होती है, या फिर एक पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ जो मेरा रुझान है, आई थिंक काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन से आज उनको ये समझ आया. बिल्कुल. मैं ये कहूँगी, देखिए पंचम भाव जो पंचम और पंचमेश है, ये मंत्र भी दिखाता है. तो आप देखेंगे अगर बेनिफिक्स इस पर आ रहे हैं, या पंचमेश पंचम में आ रहा है, उस पे बृहस्पति की दृष्टि है, गोचर में भी ऐसा आता है, दृष्टि में, दशा में भी ऐसा आता है, तो उस समय आपकी मंत्र उपासना उठने लगेगी. वाह, आप इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता. तो ये ऐसी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस आते हैं जो आपकी ऊर्जा, आपको उपासना जो है आपकी, उसी से लिंक करते हैं कि उसी से आपकी ऊर्जा उठेगी. ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस है. इसलिए मैं कहती हूँ कि काल के गर्भ में क्या है ये आप नहीं जानते, मगर ज्योतिषी जो ज्योतिष जानता है, ज्योतिष आजकल बहुत लोग करते हैं, मगर जो सूक्ष्म दृष्टि से इसको जानता है वो ये देख सकता है कि क्या दिख रहा है आगे, क्या होने वाला है, काल के गर्भ में क्या है. पर मैं कहती हूँ ये भी काल की कृपा है कि बताया जा सकता है. नहीं तो अच्छे से अच्छा ज्योतिषी भी अपने खराब समय में अच्छी भविष्यवाणी कई बार करने में सक्षम नहीं होता है. बिल्कुल, ये सब भी हमारे कर्म का ही पार्ट है कि आप ज्योतिष में बिलीव करते हैं या फिर आप एक स्पिरिचुअल कर्म लेकर आए हैं. ये सब हमारे पूर्व जन्मों की ही निशानियां हैं. जी बिल्कुल. ज्योतिष में जैसा कि हमेशा कहती हूँ, और मेरे ज्योतिष गुरु के एन राव सर तो बड़ी बार उन्होंने ये बात कही कि ये ज्योतिष ये एक ऐसी विद्या है, ये एक ट्रांसेंडेंटल ब्रिज है. वाह. अपरा और परा विद्या के बीच. अपरा विद्या जैसे कि आप कहते हैं मैथमेटिक्स, म्यूजिक, लिटरेचर, हिस्ट्री. ज्योतिष थोड़ा इससे ऊपर है. ये एक ट्रांसेंडेंटल ब्रिज बनाता है. परा विद्या परा विद्या की तरफ एक ब्रिज बना देता है. अपरा से परा विद्या का ये ट्रांसेंडेंटल ब्रिज है, आपको वहां ले जाता है. तभी तो हम ये बता सकते हैं ये सूक्ष्म बात कि ये अब संन्यास योग है नहीं है, ये कितनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का योग है, काल के गर्भ में क्या है, इसका दृष्टांत लेना ये ट्रांसेंडेंटल ब्रिज है ये विद्या. मगर ये विद्या भी इसको बहुत सोच समझ के है. हाँ. अगर आपको मिली है तो आप इसकी रिस्पेक्ट कीजिए. और जिस पोइटिक और ब्यूटीफुल तरीके से आज आपने बताया इसको, आई तो डेफिनेटली गॉट गूज बम्स, क्योंकि मैं भी ज्योतिष की उतनी ही रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा जानती हूँ. और यस, मेरी जो स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी थी पर्सनली वो तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई, एंड आई एम श्योर कि मेरे व्यूअर्स की भी हुई हो. सो हमेशा ऐसे ही यस तो आप ऐसे ही हमेशा डीप स्पिरिचुअल विजडम हमें देते रहिए, और बहुत अच्छा लगता है आप जब भी हमें ज्वाइन करती हैं. इट्स ऑलवेज अ गुड डे. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू रंगोली. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. क्या आपकी कुंडली में भी ये स्पिरिचुअल योग्स हैं जो कि मैम ने बताया? क्या आपके कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स हैं जो आपको लगता है उनकी वजह से आपको वो स्पिरिचुअल कर्म मिला, वो साधना मिली, एक पर्टिकुलर देवी देवता की तरफ वो कनेक्शन मिला? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइए, और इस पॉडकास्ट को अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ. साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम मैम के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें. मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा, और आपके लिए यूं ही इंसाइटफुल और बहुत ही डीप स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट लेकर आती रहूँगी. नमस्ते.